अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे थे एशबर्न से रिचमंड। तो मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर रऊफ़, जो कंपनी देंगे मुझे 2 से 3 घंटे। तो हमने सोचा कि थोड़ा डिस्कस कर लें मेडिकल के बारे में। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अजीम भाई, आप टाइम का शुक्रिया। हम जा रहे थे तो मैंने अजीम भाई से रिक्वेस्ट की कि वहाँ प्लीज़ ज्वाइन मी। तो अभी हम इस वक्त एशबर्न वर्जीनिया से रिचमंड की तरफ जा रहे हैं, जो कि अबाउट लाइक 2.5 आवर्स की ड्राइव है। अपने बारे में कुछ बताएं ताकि हम सबको पता चले कि आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। हाँ जी, नहीं डेफिनेटली। मेरा नाम रऊफ़ चौधरी है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं इधर एशबर्न वर्जीनिया, जो कि लाउडन काउंटी के अंदर एक टाउन है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ, फैसलाबाद से। और अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली में मेरे थोड़े फिजिशियंस हैं, मेरे कज़न्स और मेरा भाई। तो आई बिलोंग दिस फैमिली। आप डॉक्टर क्यों बने, इंजीनियर क्यों नहीं बने? इंजीनियर या एरोप्लेन मतलब पायलट क्यों नहीं बने, क्यों बने मतलब डॉक्टर? हाँ जी, नहीं ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। असल में ये है कि शुरू से मेरी फैमिली के अंदर काफ़ी डॉक्टर्स थे। अच्छा। मेरे ताया थे जो अच्छा। कि आई डॉक्टर बने निश्तर हॉस्पिटल, निश्तर मेडिकल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएट किया था मुल्तान से। तो बेसिकली वही हमारी इंस्पिरेशन थी। और उसके बाद फिर मेरी वालदा की वो काफ़ी ख्वाहिश थी। और फिर अल्लाह का शुक्र है जो मेरे बहन भाई थे वो डॉक्टर्स थे, तो इसकी वजह से काफ़ी मुझे उसमें गाइडेंस थी। आप इम्प्रेस हुए किसी मतलब फैमिली में? और बाकी ओवरऑल ये था कि फील्ड भी खुद भी कुछ पसंद था, तो इसलिए इस फील्ड को आपने क्यों चूज किया? ये जो आपने न्यूरोलॉजिस्ट बता रहे हैं, तो हाँ जी, क्यों? नहीं उसमें ये था कि जब मैं मेडिकल स्कूल में था तो मतलब उसमें तो आप सारा ओवरऑल पहले सारी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। हाँ। तो मतलब ब्रेन की स्टडीज जब हमने शुरू की, अच्छा, तो वो ठीक है। उसमें काफ़ी मुतासर हुआ ब्रेन की जो है साइंस के साथ। तो बाकी ये है कि एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो हम स्ट्रोक जो कि फालज जिसको हम कहते हैं उर्दू में, हाँ, ये तो बड़ा उसकी काम है। मैनेजमेंट है होती है। और इसके अलावा जो मिर्गी के दौरे या एपिलेप्सी, ये फिर ये माइग्रेन हेडेक्स जो हैं, या पार्किंसन डिजीज़ हैं जो राशे की बीमारी है, या मेमोरी डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़, इस तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS जो कि यंग लोगों के अंदर बीमारी होती है। तो इस तरह की बीमारियों को जो है वो हम मैनेज करते हैं। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी फील्ड है और क्रिटिकल फील्ड है। हाँ जी, नहीं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मतलब इसका मौका दिया और मैंने न्यूरोलॉजिस्ट बना हूँ। और आगे से फिर मज़ीद मैं स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ। तो इधर मैं लाउडन काउंटी के अंदर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो एक छोटा सा इसी में सवाल था कि अब तक कितने पेशेंट आपने देखे होंगे अराउंड? मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट काउंट बताएं, मतलब 100 या नहीं वो तो ये है कि अब मैं ट्रेनिंग जो है यहाँ पे जब पाकिस्तान से मैं आया तो तकरीबन ये कह लें कि 5 साल की तो ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर यह है कि यहाँ पे मुझे प्रैक्टिस करते हुए 2 साल हो गए। तो एवरेज आप 15-20 पेशेंट्स हर रोज देखते हैं। माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी, नहीं, बड़ी खुशी हुई। काफ़ी और भी मालूमात आपसे ले सकते हैं आप, और ज़रूर लेंगे। तो आप मुझे बताएं कि ये क्या स्ट्रोक क्या होता है, मतलब आम आदमी को कैसे पता चले क्या है ये? पाकिस्तान जैसे कि कहते हैं फालिज हो गया, क्या है ये? हाँ जी, बेसिकली फालिज जो है ना वो बिज़ात खुद से बीमारी अलहदा से बीमारी नहीं है। ये जो कॉमन हमारी बीमारियां हैं हमारे माशरे में, शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है या जो स्मोकिंग हम करते हैं, इनकी वजह से डिफरेंट जो आर्टरीज हैं हमारे गर्दन की या ब्रेन की, इनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है या वो जमा हो जाता है, प्लैक्स बन जाते हैं। उनकी वजह से बाज़ ये आर्टरीज बंद हो जाती हैं और फिर उन ख़ास हिस्सों को दिमाग के जो है उनको ब्लड नहीं पहुंचता। अच्छा। तो उसकी वजह से वो उनका जो फंक्शन रुक जाता है। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा फालिज के लोगों की जो है वो एक तरफ की बाजू रुक जाती है, या बोलने में मसला होता है, या टांग में वीकनेस होती है। तो ये बेसिकली ये है कि ये चीज़ों की वजह से जो है ना फालिज होते जाता है। तो मुझे
जी आप ये बताएं कि इस बीमारी को बचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पता चले किसी को कि फालिज होने वाला है, या प्रिकॉशंस क्या हैं? इसमें मेन तो इसकी प्रिवेंशन ही है। प्रिवेंशन का मकसद मतलब ये है कि जो बीमारियां कॉमन, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, इनके ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए। अगर किसी बंदे को इनमें से कोई भी बीमारी है तो वो अपने जो बाकायदा के तौर पे डॉक्टर जो है उसको रेगुलर बेसिस पे दिखाए और दवाई जो है वो बाकायदगी से ले और इनको अंडर कंट्रोल रखे, क्योंकि जब यही बीमारियाँ आम लफ्ज़ों में कंट्रोल नहीं होती तो इनकी वजह से जो है फिर ये मतलब फालज को जो है वो वजह बनती है, फालज की वजह बनती है। इसलिए सबको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी डाइट का, अपने स्केड्यूल का, कि लाइफ को चेंज करना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। ये तो मुझे तो लग रहा है कि आप दिन रात ना बिल्कुल बिजी होते होंगे, तो आप मुझे बताएं कि जब आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, जैसे कहता कि एक बॉक्स से बाहर निकलते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है जब दूसरे लोगों को देखते हैं कि घूम रहे हैं फिर रहे हैं, उस टाइम पे आप थके थकाए मतलब घर जा रहे होते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि डॉक्टर की लाइफ बड़ी बिजी होती है ना। हाँ जी, असल में ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टरी के जो मेरा जो यहाँ तक तजुर्बा हुआ है, आप अच्छे डॉक्टर तब ही बन सकते हैं जब तक आपको इस फील्ड का पैशन है। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है और आप इंजॉय करते हैं पेशेंट्स को देखना, उनसे बात करना, उनको बीमारी के बारे में बताना, क्योंकि एवरेज जो आपका दिन होता है वो 10-12 घंटे आपके हॉस्पिटल में गुजरते हैं। तो उसमें ये है कि मतलब ये है कि हॉस्पिटल की दुनिया एक अपनी दुनिया होती है। उसमें ये है कि, और जैसे मैंने मेंशन किया, उसमें आपका पैशन होना चाहिए, आपको काम करने का वो शौक हो और इंजॉय करते हो, तो फिर जो है, और डेफिनेटली वो फिर आप मिस भी करते हैं। जैसे आपने मेंशन किया अजीम भाई ने कि जिन्होंने बाल दुनिया घूम रही है और आप काम लगे, तो वो फिर ये है कि आप अपने काम को इस तरह बनाएं कि उसके अंदर आप इंजॉय करें और ऑब्वियसली फैमिली के साथ, फिर दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करें जो टाइम करते हैं। जैसे आपने बताया कि आप फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको साहब भी वहाँ से जब यूएस से शिफ्ट हुए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, वो भी चाहते हैं कि हम बाहर निकलें, आप किसी फील्ड को चूज़ करें, तो क्या तरीका कार है, उनको क्या करना चाहिए? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। उसमें बेसिक तो ये है कि मेडिकल स्कूल पास करने के बाद पाकिस्तान से आपको जो अमेरिका के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, USMLE, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। वो उसके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, वो देने के बाद फिर आप जो है वैसे जाते हैं, वैसे जाके वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। वो एज अ फिजिशियन मोस्ट ऑफ द जो है एप्लीकेंट्स को मिल जाते हैं। ये पाकिस्तान में बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं या? हाँ जी, पाकिस्तान में भी बैठ के दे सकते हैं। ऑनलाइन होते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन होते हैं। एक क्लिनिकल का एग्ज़ाम होता है मेरे ख्याल, वो भी अब रिसेंटली इसमें थोड़ी चेंज आई है, तो वो भी अब US में नहीं आना पड़ता, उसका वहीं से हो जाता है। तो हाँ जी, वो करने के बाद फिर ऑब्वियसली उन एग्ज़ाम के अंदर आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतने आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और फिर ये है कि आप यहाँ पे आते हैं, आप डिफरेंट फार्म्स हैं जहाँ पे आप फिजिशियंस के साथ जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ आप रब्ता करते हैं और आप कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, जो भी आपको फील्ड पसंद है। अगर किसी को न्यूरोलॉजिस्ट बनना है या कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या मतलब कोई GI का फिजिशियन बनना है या जो भी आपकी स्पेशलिटी है, तो उस तरह के आप फिजिशियन के साथ रब्ता करके उनके साथ रिसर्च करते हैं, उनके साथ पेशेंट्स देखते हैं, फिर वो आपको लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लिख के देते हैं और फिर जो है वो आप मैच में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन होती है, एक प्रोसेस, उसमें से आप गुजरते हैं। तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ क्योंकि प्रोसेस एज मैंने मेंशन किया कि कम्पेटिटिव है, तो उसमें मतलब कंपटीशन होता है। लेकिन डिपेंडिंग कि आपकी क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, जितने अच्छे होंगे उतना आपका चांस ज़्यादा होता है मैच करने का। और नहीं तो कई लोग फिर अगर नहीं मैच खुदा न खास्ता करते, नहीं
यहाँ सेलेक्ट नहीं होते तो फिर वो दोबारा अगले साल अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव करते हैं, रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, क्लिनिक्स में ऑब्जर्वेशंस करते हैं। मेरे और ख्याल फिर में वो काफ़ी मैच अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दे दी, तो आप भी अप्लाई करें, कोशिश करें जो डॉक्टर रऊफ ने बताया हमें, तो होपफुली सब इससे फ़ायदा लेंगे। और जिस किस्म के जो सर्टिफिकेशंस हैं या एग्ज़ाम्स हैं, आजकल तो हर जगह कहीं से बैठ के आप दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया है कि जैसे कि आजकल डिजिटल दौर है, तो 24 आवर्स भी बहुत कम लगते हैं लोगों को, कि क्योंकि सारा दिन रात स्क्रीन के सामने होते हैं, खास करके आजकल के नौजवान, छोटे छोटे बच्चे भी, तो 24 आवर्स को भी कम समझते हैं, सोते नहीं हैं। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप क्या कह सकते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि जो बिल्कुल म्याना रवीक रखनी चाहिए। आपकी जो बॉडी है उसको तकरीबन जो है 7-8 आवर्स की स्लीप रिक्वायर्ड है एवरी डे। और ये चीज़ जो है, तो असल में मसला ये है कि ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल है हम सब के लिए। ओवरऑल हम समझते हैं नहीं, लेकिन ओवरऑल जितना आप नहीं सोएंगे, बॉडी रेस्ट नहीं करेगी, ओवर द ईयर्स जो है वो फिर प्रॉब्लम्स डेवलप होंगी। अगर आप कम सोएंगे, नेक्स्ट डे आप लैक ऑफ स्लीप की वजह से आपका मूड अच्छा नहीं होगा, एजिटेटेड होगा, आप जो है वो कम्युनिकेशन या पर्सनल रिलेशंस उनकी चीज़ अफेक्ट होगा, और फिर डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियां जो है वो इस चीज़ से जन्म लेती हैं। ख्याल रखें अपना, म्याना रवि रखें। देख लिया, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि टाइम को इस हिसाब से गुजारें। एक किस्म की ना स्केड्यूल बनाएं 24 आवर्स को, किस टाइम पे क्या करना है। कम से कम 7 to 8 आवर्स स्लीप ज़रूरी है, अपना ख्याल रखें। ओके डॉक्टर साहब, जैसे आपने तो मैसेज दिया लोगों को कि लाइफ कैसे गुजारें ताकि बीमारियों से बच सकें, डॉक्टर की लाइफ कैसे गुजरती है? क्योंकि सारा दिन तो बिजी होते हैं हॉस्पिटल में, और कभी कोई ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें बिजी हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, अपने बारे में क्या ख्याल आते हैं? नहीं, एग्री कि डॉक्टर्स को भी जो है वो बैलेंस रखना चाहिए। मतलब आपका जो मैसेज था पहले कि वो सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं था, सबके लिए था, डॉक्टर्स भी हाँ, included। मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ। तो डेफिनेटली पहले मेरा स्केड्यूल जो था वो टाइट होता था, मैं नाइट्स पे भी ज़्यादा काम करता था, तो उसमें फिर वो डेफिनेटली अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर आता है, आप नेक्स्ट डे जो है वो रिलैक्स नहीं होते। तो अभी जो है मैं ज़्यादा डेज़ में, मोस्टली अभी डेज़ में काम करता हूँ, तो उसमें जैसे मैंने मेंशन किया गया 7-8 आवर्स स्लीप जो है लाजमी है। तो पहले तो ये था कि मेरी लाइफ काफ़ी बिजी थी, अभी आहिस्ता आहिस्ता स्केड्यूल को मैं लाइट कर रहा हूँ, तो मैं बाकी लाइफ में जो है एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और ये जो आप ड्राइविंग कर रहे हैं, इसी का ही एक सबूत है कि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं तो उनको हम मिलने जा रहे हैं। तो डॉक्टर जो है ना बड़ा टाइम निकालते हैं, सॉरी थोड़ी अगर वीडियो, क्योंकि हम शाम में निकले थे और अभी थोड़ा डार्कनेस भी आ गई है, जिसकी वजह से ना खूबसूरत से चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये गुफ्तगू चलती रहेगी, और अभी थोड़ा टाइम है, अभी हम जैसे जैसे पहुँचेंगे हो सकता है कहीं भी रुकें, या हो सकता है रास्ते में ऐसे कोई ख्याल आ जाए कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, तो मैं डॉक्टर से पूछूंगा और आप भी शेयर करूंगा, सब फ़ायदा लें डॉक्टर से। फाइनली पहुंच गए हम, डॉक्टर साहब पहुंच गए हम खैरियत से। अच्छा टूर रहा और अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हमें, तो खुशी रही। थैंक यू फॉर कमिंग।